तो आई वाज सीइंग अ लॉट ऑफ वीडियोस जहाँ पे कई सारे क्रिएटर्स बात कर रहे हैं जो जानवी कपूर की नई मूवी आई है इसके रिगार्डिंग बात हो रही है कि व्हाट इज़ द डिपिक्शन, ये क्या ऊट पटांग डिपिक्शन आपने दिखा रखा है इस मूवी के अंदर। जानवी कपूर का पूरी तरीके से एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया गया है या फिर एक आई कैंडी की तरह ट्रीट किया गया है, एक प्रॉप की तरह ट्रीट किया गया है उस मूवी में जानवी कपूर को। और इसके बारे में मैं खाली देख रही थी कि मेल क्रिएटर्स बात कर रहे हैं। 2-3 वीडियोस मेरी फीड पे आए, वो सब मेल क्रिएटर्स के ही वीडियोस थे। तो जब वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात हो रही है तो एक औरत की तो बात सामने रखी ही जानी चाहिए। तो हेयर आई एम, तो ये जो हम बातें कर रहे हैं सेंसुअलाइजेशन की, वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन की, तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक किस्सा शेयर करती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट, पर्सनल और बहुत ही ज़्यादा शायद मुझे लोग गलीची समझ लें ये सब सुन के, बट व्हेन आई वाज अ किड, जो हमारे घर में टीवी था उस पर खाली 2 चैनल आते थे, डीडी नेशनल और डीडी न्यूज़। डीडी नेशनल पे चित्रहार पे गाने आते थे। आई वाज अ किड, 4 से 5 साल की रहूँगी, उससे ज़्यादा नहीं रही होंगी। और जब चित्रहार में गाने आते थे तो कौन से गाने आते थे? दिलबर, छैल छबीला और कुछ वैसे ही टाइप के गाने जो जहाँ पे मिडरिफ दिख रही होती थी एक एक्ट्रेस की। और चित्रहार जब चल रहा होता था उसके बाद में कौन सा ऐड आता था? सोप का ऐड आता था। अब सोप के ऐड में क्या दिखाया जा रहा है? जहाँ पे मिडरिफ के ऊपर पूरा फोकस है, वेस्ट के ऊपर फोकस है। तो मैं एक छोटी बच्ची और वही सब देख करके आई वाज ट्राइंग टू इमिटेट दैट। मैं अपनी ऐसी टी शर्ट पहनी होती थी या कोई भी टॉप पहना होता था, अगर नीचे शॉर्ट्स पहने होते थे, आई यूज टू रोल अप माई टी शर्ट और फिर अपना जब मेरा मिडरिफ दिखने लगता था देन आई यूज टू लुक एट द मिरर और फिर मैं ये सोचती थी कि क्या मैं ऐसी दिख रही हूँ, क्या मैं उस हीरोइन के जैसी दिख रही हूँ। तो वो मैं क्या कर रही थी? आई वॉज ट्राइंग टू सेल्फ ऑब्जेक्टिफाई माई सेल्फ। जब हम बात करते हैं कि सिनेमा, टीवी हमें इम्पैक्ट नहीं करता है, उस समय तो ना इंटरनेट था, ना उस समय कोई इंस्टाग्राम की रील्स थी, स्टिल डीडी नेशनल देख करके आई वॉज डूइंग ऑल ऑफ दैट। बड़े होकर के अब लगता है कि क्या ही बचपना फालतू की थी वो चीज़ें। और अब जब हम आज देखते हैं बच्चों को, वो आपको ग्रीन कलर की वो बच्ची शायद याद होगी जहाँ पे वो ग्रीन कलर क्या जो आउटफिट पहन करके बच्ची अपने स्कूल के फंक्शन में डांस कर रही होती आज की रात पे, वो चीज़ अगर कोई बच्चा कर देता है अब तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे वो बात को बिल्कुल नकार देना, सिरे से नकार देना कि सिनेमा डज नॉट इम्पैक्ट द सोसाइटी, सिनेमा डज इम्पैक्ट द सोसाइटी। तो ये बात तो बिल्कुल अलग बात हो गई, इसको हम कभी और डिस्कस और करेंगे लेयर्स में। तो हम सब ने बहुत सारे आइटम नंबर्स देखे होंगे और जब भी हमने ये आइटम नंबर्स देखे हैं तो हम सब ने तालियां बजाई, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। और जो भी कोई एक्ट्रेस दिख रही है स्क्रीन के ऊपर उसको देख करके ओह शी इज सो गुड, शी इज सो गुड, ये कमेंट शायद आपने भी किया होगा, मैंने भी किया है। और अगर आपने वो चीज़ बोली है उस एक्ट्रेस को, उस एक्ट्रेस की बॉडी को देख करके या उस एक्ट्रेस के डांस मूव्स को देख करके, नॉट अप्रिशिएटिंग द आर्ट, उस एक्ट्रेस की बॉडी को देख करके, ये जितने भी आइटम सॉन्ग्स हैं हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा कैची लगते हैं। पर यहाँ पे आइटम सॉन्ग में आइटम क्या है? आइटम इज इक्वल्स टू वुमन। जैसे कोई मेन्यू पे लिस्टेड आइटम होता है वो, तो हम बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं बॉलीवुड को या सदर्न स्टेट्स को कि उनके सिनेमा ने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई किया है औरतों को। मीडिया को ब्लेम करते हैं, डायरेक्टर्स को ब्लेम करते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा कि ये लोग वही चीज़ें बनाते हैं जो हम एज अ सोसाइटी खरीदते हैं, देखते हैं? जब शीला की जवानी रिलीज़ हुआ था, मुन्नी बदनाम रिलीज़ हुआ था, तो उस गाने ने अकेले 2 करोड़ व्यूज़ ऐसे ही कुछ ले लिया था। वही वो 2 करोड़ लोग हम ही लोग थे, कोई और नहीं था। हाँ वो कैची था, सुनिधि ने गाया था, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द एस्पेक्ट वॉज कि उसमें कटरीना थी। मेजॉरिटी ऑफ द एस्पेक्ट वॉज कि उसमें एक औरत ऑब्जेक्टिफाई हो रही थी, चाहे वो मुन्नी बदनाम हो, चाहे वो गफूर हो, चाहे वो आज की रात हो, या नोरा फतेही वाला कोई ऊट पटांग सा ये जो गाना आया था अभी वो हो। जो एलिटिस्ट ग्रुप होगा, माइंडसेट से एलीट, थॉट प्रोसेस में एलीट, थोड़ा सा एजुकेटेड होगा, वो नहीं एजुकेटेड कि आपने बहुत सारी डिग्रियाँ ले ली हैं, अपने थॉट प्रोसेस में एजुकेटेड होगा, तो वो ये सोचेगा कौन देख रहा है ये सब चीज़ें। पर देख रहे हैं लोग, खरीद रहे हैं लोग, देख रहे हैं, तभी ये बिक रहा है, तभी ये बन रहा है। और ये मिरर थ्योरी है। सोसाइटी सिनेमा का मिरर होता है और दोनों आपसी मिरर होते हैं। सोसाइटी भी सिनेमा से सीखती है और सिनेमा भी सोसाइटी से सीखता है। इट्स नॉट अ वन वे लेन, इट्स अ 2 वे रोड। एक फिल्म में एक एक्टर की एवरेज एज होती है 38 साल या 40 साल, 50 साल भी होती है, 60 साल भी होती है अब। पर एक एक्ट्रेस की 24 साल, 25 साल, 30 साल, या आप कह सकते हैं कि शायद 30 से ऊपर भी होने लग गई है। तो आपको क्या लग रहा है, एक 50 साल का एक्टर अगर 24 साल की एक्ट्रेस के साथ में रोमांस कर रहा है तो वो क्या रोमांस है? नहीं, ये एक सिस्टमिक मैसेज है जहाँ पे एक एक्टर की वैल्यू है कि वो किस तरीके से एक्ट करता है, और एक एक्ट्रेस की वैल्यू उसका यूथ डिसाइड करता है, उसकी जवानी डिसाइड करती है, उसकी एज डिसाइड करती है। और एक स्टडी भी है जहाँ पे आप ये देख सकते हो कि 6 साल की बच्चियाँ खुद को फिजिकली जज करना शुरू कर देती हैं। 6 साल की बच्चियाँ खुद को फिजिकली जज कर रही हैं।
क्योंकि वो देख चुकी हैं कि वर्थ फिजिकल है। इट्स ऑल अबाउट फिजिकल अपीयरेंस। आप इंटेलिजेंट कितना हो, आपकी वैल्यू क्या है, आप कितना इमोशनली इंटेलिजेंट हो, आप कितने एम्पैथेटिक हो, आप कितने सेंसिटिव हो, इट डज नॉट मैटर। द मैटर इज फिजिकल अपीयरेंस। और वो 6 साल की बच्चियाँ वो कर रही हैं जो मैंने किया था जब मैं 5 साल की थी। अपने आप को फिजिकली जज कर रही हैं। जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन की, तो सिर्फ एक मेल ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं करता है फीमेल का, एक फीमेल भी फीमेल का ऑब्जेक्टिफिकेशन करती है। अगर मैं जानवी कपूर को जज कर रही हूँ दैट शी इज़ डूइंग व्हाट टाइप ऑफ रोल, तो मैं एक औरत होकर के एक औरत को ही तो जज कर रही हूँ कि वो कुछ नहीं कर रही, वो सिर्फ अपने आप को एक ऑब्जेक्ट की तरह पेश कर रही है। शी इज़ जस्ट एक्टिंग लाइक अ प्रॉप, शी इज़ देयर टू शोकेस हर बॉडी। जब एक माँ अपनी बेटी को बोलती है कि तुम काली हो गई हो, थोड़ा वजन कम करो, अगर ज़्यादा टैनिंग हो गई, अगर ज़्यादा मोटी हो गई तो कौन तुमसे शादी करेगा, ये क्या है? ये एक माँ अपनी बेटी को ऑब्जेक्टिफाई कर रही है। जब कोई लड़की किसी फीमेल सेलिब्रिटी के पोस्ट के नीचे जाकर के कमेंट करती है कि इस उम्र में किस तरह के कपड़े पहने तुमने, तो वहाँ पे एक औरत को ऑब्जेक्टिफाई कर रही है। और जब फीमेल्स दूसरी फीमेल्स को ऑब्जेक्टिफाई कर रही हैं तो खुद को तो करेंगे ही कि मेरे मुंह पे पिंपल हो गया है, मैं काली हो गई हूँ, मेरे टैनिंग हो गई है, मैं मोटी हो गई हूँ, पेट निकल रहा है। एंड इट्स नॉट अबाउट कि आप अपने हेल्थ को लेकर कंसर्न्ड हो, यू शुड बी कंसर्न्ड अबाउट योर हेल्थ, पर आपको वो आकलन करना पड़ेगा कि आप किस गेज से खुद को देख रहे हो। तो वुमन ऑब्जेक्टिफिकेशन एक जेंडर्ड प्रॉब्लम से ज़्यादा एक कल्चरल प्रॉब्लम है, एक कल्चरल डिजीज़ है। जब मैं सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन के बारे में बात कर रही हूँ तो सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन का मतलब ये है कि जब एक लड़की को ये मैसेज मिलता है बार बार सोसाइटी से, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स ग्रुप से, कि उस लड़की की वैल्यू उसकी बॉडी से है, कि वो लड़की सुंदर दिख रही है, या उस लड़की के पास में प्रिटी प्रिविलेज है, उसके बाल लंबे हैं, घने हैं, वो बहुत गोरी है, उसके पास में कितना इंटेलेक्ट है, वो कितना अवेयर है, वो कितना पॉलिटिकली कॉन्शियस है, वो कितनी कॉन्शियस है, वो कितनी एम्पैथेटिक है, वो कितनी सेंसिटिव है, इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। वो लड़की खुद को बाहर से देखना शुरू कर देगी, सोसाइटल गेज से देखना शुरू कर देगी, मेल गेज से देखना शुरू कर देगी। जब वो बच्ची क्लास में बैठेगी तो ये सोचेगी कि मेरा स्टमक फ्लैट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आधे टाइम वो बच्ची ये सोच रही होती है कि उसकी वो ड्रेस ठीक लग रही है कि नहीं लग रही है। और जब सोसाइटी मिल करके और वो बच्ची खुद को सेल्फ ऑब्जेक्टिफाई कर रही है, तो वो ऑब्जेक्टिफिकेशन लिटरली इंटेलिजेंस छीन लेता है, क्योंकि ध्यान ही कहीं और है, क्योंकि दिमाग में, घर में मम्मी ने, सोसाइटी ने, सबने यही मिलकर के भर दिया है। और जब इंटेलिजेंस नहीं होगी तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? फिर हम ये पूछते हैं कि औरतें इतनी अंडर कॉन्फिडेंट क्यों होती हैं, इतनी इनसिक्योर क्यों होती हैं। और बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जब भी कोई फीमेल ऑब्जेक्टिफाइंग वर्क प्लेस पे होगी, ऑब्जेक्टिफाइंग इन्वायरमेंट में होगी, तो उसकी प्रोडक्टिविटी हमेशा कम हो जाएगी, स्ट्रेस बढ़ जाएगा और करियर एग्जिट भी बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये जो वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन है ये एंशिएंट सिविलाइजेशन से आता है। तो मेसोपोटामिया में एक वुमन को एक ट्रांजैक्शनल ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट किया जाता था, कि पहले वो पिता की है, फिर उसके बाद में शी इज ट्रांसफर्ड एज एन ऑब्जेक्ट, शी इज ट्रांसफर्ड एज अ प्रॉपर्टी टू हर हस्बैंड। पहले पोजीशन एक पिता का था, अब पोजीशन उसके हस्बैंड का है। ये तो आप सबको ही पता होगा। पर ग्रीक फिलॉसफी में फीमेल्स को डिफेक्टिव मेल्स की तरह पोर्ट्रे किया गया है, सो दैट दे कैन बी शोन इन्फीरियर। उसी ग्रीक स्कल्पचर में एक फीमेल को एस्थेटिक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करे जाने लगा, वो उनका एक आर्ट फॉर्म था। फिर मिडीवल पीरियड आता है जहाँ पे फीमेल्स एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट बन के रह गई। अगर कोई राजा डिथ्रोन हो गया तो उसके बदले में उस किंग की वाइफ को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाने लगा। और जब शादियाँ होती थी दो किंगडम्स का अलायंस में करेंसी क्या होती थी? उन किंगडम्स की औरतें। फिर रेनेसा आता है जहाँ पे मेल गेज इंट्रोड्यूस हो जाता है। फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है जहाँ पे विच ट्रायल शुरू हो जाते हैं और कैपिटलिज्म एक नया ही डायमेंशन दे देता है फीमेल्स को। ये एक फाउंडेशन था जहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाने लगा था फीमेल्स को। अब हम इंडिया में आ जाते हैं। इंडिया में आते ही जब पहली फिल्म बनी थी, पहली फिल्म में कोई हीरोइन ही नहीं थी। जो मेल कैरेक्टर्स थे उन्होंने एज अ फीमेल हीरोइन भी काम किया था, क्योंकि अच्छे घर की औरतें फिल्मों में काम नहीं करती हैं। जब धीरे धीरे करके हीरोइंस इंट्रोड्यूस हुई तो वो नरगिस दत्त, जहाँ पे मदर इंडिया बॉलीवुड में स्पेसिफिकली, तब एक सैक्रिफाइसिंग एंटिटी की तरह दिखाया गया उन्हें कि ठीक है, बहुत सैक्रिफाइसिंग नेचर है, ममता की देवी है, त्याग की देवी है, ये सब था। डोमिनेंट थी वहाँ पे भी वो जो हीरोइंस होती थी, पर वो ऑब्जेक्ट नहीं थी, वो एक सब्जेक्ट की तरह वहाँ पे ट्रीट करी गई हैं। और धीरे धीरे करके इन हीरोइंस को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाने लग गया बॉलीवुड। 1970s से 80s में, 90s में एक्ट्रेसेस वर ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट। और जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, जब हमारे देश में LPG रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मैं इस बारे में हमेशा बात करती हूँ क्योंकि ये एक ऐसा शायद इंडिया के लिए लाइफ चेंजिंग रिफॉर्म था ना, जिसने हर चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट डाला है। तो इसने बॉलीवुड के ऊपर भी इम्पैक्ट डाला है। यहाँ पे बॉलीवुड के लिए भी
एक स्टैंडर्ड सेट हो गया था। इसके बाद वाली जितनी भी क्लिप्स थी वो सब पता नहीं करप्ट हो गई, तो वो रिकवर ही नहीं हो पाई। जितनी भी क्लिप्स रिकवर हो पाई थी मैंने उनको इंक्लूड कर दिया था वीडियो में। तो कंटिन्यूइंग फ्रॉम देयर हम बात कर रहे थे एलपीजी रिफॉर्म्स के ऊपर। तो 1991 से पहले जो मीडिया था, मीडिया का एक्सेस था वो बहुत ही लिमिटेड था। आपको पता होगा कि डीडी नेशनल, डीडी न्यूज, यही दो एक चैनल आते थे बस। अटेंशन का जो कंपटीशन था वो रिलेटिवली कम था। 2 ही चैनल आने, 2 ही चैनल आपको देखने, एड्स भी कम थे, ब्रांड स्पॉन्सर्स भी कम थे और कंज्यूमर मार्केटिंग भी कम थी। एलपीजी के बाद में आफ्टर 1991 जब इंडिया का एक्सेस ग्लोबली सबके लिए खुल गया, सारी कंपनीज जब इंडिया में आने लग गई, एमएनसीज आने लग गई, ग्लोबल ब्रांड्स आने लग गए, प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स आने लग गए, सैटेलाइट टीवी आ गया, केबल टीवी आ गया, फैशन इंडस्ट्रीज आ गई, ब्यूटी ब्रांड्स आ गए। और अगर ब्यूटी ब्रांड्स आए हैं तो वहाँ पे हॉलीवुड का ब्यूटी स्टैंडर्ड भी आया है, ग्लोबल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स आए हैं। जब इतना कुछ आ गया है तो एग्रेसिव मार्केटिंग तो होनी अपने आप में लाजमी है और वहाँ से अटेंशन इकोनॉमी का एक्सप्लोजन शुरू होता है। और कंपनीज को एक रियलिटी पता लग गई, एस सेल्स फास्टर देन द लॉजिक। एक फ़ोन की मार्केटिंग चाहे तो वो टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, एक बाइक की मार्केटिंग इंजीनियरिंग के थ्रू कर सकते हैं, एक सोप की मार्केटिंग अलग तरीके से करी जा सकती थी, पर नहीं, जो चीज़ अटेंशन खींचेगी उसी से मार्केटिंग करी जाएगी। और एक सोप के ऐड में जब एक अट्रैक्टिव वुमन वहाँ पे जुड़ जाएगी तो वो ऐड अपने आप अटेंशन खींचेगा। इकोनॉमिक्स एडवर्टाइजिंग इसी तरीके से काम करती है, जो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी उस पर ज़्यादा क्लिक्स आएंगे, ज़्यादा वो चीज़ बिकेगी। और अट्रैक्टिव क्या चीज़ दिखेगी? ब्यूटी। अब बॉलीवुड के लिए जो फिजिकल अपीयरेंस का जो स्टैंडर्ड बन गया था वो बन गया था अब हॉलीवुड। वहाँ की हीरोइंस, वहाँ की एक्ट्रेसेस अपीयरेंस में, ऑब्जेक्टिफिकेशन में हॉलीवुड से ये लोग इंस्पिरेशन लेने लग गए। लोग ग्लोबल कंटेंट कंज्यूम करने लग गए थे, ग्लोबल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स भी आ गए। और वो एरा 1994, 1995 जब सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बने थे, मिस यूनिवर्स बने थे, तो वो क्या था? वो एक तरीका ही तो था ना हमारा, जहाँ पे फीमेल बॉडी को नेशनल प्राइड की तरह, नेशनल कमोडिटी की तरह आइडलाइज किया जा रहा है। ये जो गाने आ गए, चोली के पीछे क्या है, ऑल ऑफ दैट, ये सब क्या था? वुमन ऑब्जेक्टिफिकेशन ही तो था। कुछ कुछ होता है, एक बहुत ही वियर्ड एग्जाम्पल है एक वुमन ऑब्जेक्टिफिकेशन का, क्योंकि जब उस मूवी में काजोल होती है, जब तक वो टॉम बॉयश होती है तब तक उसे कोई भाव नहीं देता है। जैसे ही उसके बाल लंबे हो जाते हैं, जैसे ही वो साड़ी पहनना शुरू करती है, जैसे ही वो सेंशुअल हो जाती है, उसके बाद में उसको सब पसंद करने लगते हैं, हीरो पसंद करने लगता है। इम्पॉर्टेंटली हॉलीवुड इज़ नो डिफरेंट। हॉलीवुड, बॉलीवुड, इंडियन सिनेमा, कोई बहुत स्टार्क डिफरेंस नहीं है किसी में भी। जो बिक रहा है वही सब परोस रहे हैं। आज में भी हम बहुत ज़्यादा कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं इस बारे में, सोसाइटल गेज के बारे में, मेल गेज के बारे में। इट वॉज लाइक दैट, इट इज़ लाइक दैट एंड इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट। मेरे लिए हर चीज़ स्टार्ट होती है माइंडसेट से, गेज से। आप जिस तरीके का बचपन जीते हो, आप जिस तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हो, वो आपकी फिल्म मेकिंग में, वो आपकी फिल्म देखने में, आप कैसे ह्यूमन हो, आपकी गेज में, वो हर चीज़ में रिफ्लेक्ट करता है। जिसने जानवी कपूर को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया फिल्म के अंदर, वो कभी ना कभी तो बच्चा था ना। उसकी कंडीशनिंग हो रही है, वो किस एनवायरनमेंट में रहा है, उसने किस गेज से अपने आसपास की महिलाओं को देखा है, जो वो बड़े होते होते सीखा है, उसने वही चीज़ फिल्म में उतारी है, उसने वही चीज़ पर्दे पे उतारी है। उस डायरेक्टर की सोशल कंडीशनिंग क्या रही है, वही उसने पर्दे पे उतारी है। कुछ बहुत अलग नहीं कर दिया है, जो सिखाया गया वही कर रहा है वो भी। क्योंकि हर चीज़, हर छोटा बड़ा ऑब्जेक्टिफिकेशन घर से स्टार्ट होता है। जब भी कभी अपनी बच्चियों को कोई अपीयरेंस पे ज़्यादा वैलिडेट कर देता है तो वो ऑब्जेक्टिफाई ही तो कर रहा है अपनी बच्ची को। और जो चीज़ हिस्टोरिकली होती हुई चली आ रही, वही चीज़ हम पर्दे पे आज देख रहे हैं और इनहैंस मोशन में देख रहे हैं। और ये कब चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, ये शायद बहुत ही प्रिविलेज लोगों को भी नहीं पता होगा, तो मुझे तो क्या ही पता होगा। जब जानवी कपूर एट सो मच प्रिविलेज, मतलब प्रिविलेज की प्रकाष्ठा होती है ना, वो है उसके पास में, शी इज़ नॉट एबल टू से नो, तो आउटसाइडर्स का क्या हाल होता होगा। इसके अगेंस्ट में ऐसा नहीं है कि जानवी कपूर ने बोला नहीं है, बोला है, और भी कई सारी एक्ट्रेसेस ने इसके अगेंस्ट में बोला है, पर जानवी कपूर डिड द अपोजिट थिंग। जब कंगना रनौत, विद्या बालन, इलियाना डिक्रूज, तापसी पन्नू, इन लोगों ने जब बात करी है वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन के बारे में, सो दे डिडंट एंड अप डूइंग द सेम ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ देमसेल्व्स, पर जानवी कपूर ने वही चीज़ करी है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो जानवी कपूर को अपना आइडल समझते होंगे, तो वो बच्चे भी तो वही सीखेंगे ना, सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन। भाई जानवी कपूर खुद को नहीं रोक पा रही है, तो वो बच्चे तो नॉर्मल घरों से आ रहे हैं, तो वो बच्चे खुद को कैसे रोकेंगे सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन करने से? जब जानवी कपूर को पता है दैट शी इज़ बीइंग ऑब्जेक्टिफाइड ऑन द स्क्रीन, व्हाई इज शी इवन देयर, व्हाई इज शी परफॉर्मिंग दैट? वो मना कर सकती है कि वो नहीं करेगी वो चीज़। व्हाई इज शी इवन देयर? वो इसलिए बिकॉज शी इज़ बेनिफिटिंग फ्रॉम इट,
बिकॉज शी इज़ बेनिफिटिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिस्टम। क्योंकि पॉडकास्ट में जाकर के, इंटरव्यू में जाकर के खुद को बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ दिखाना, जितने भी सोशल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात करना, उनके अगेंस्ट में बोलना, वो सब बहुत आसान है, पर उन पर अमल करना वो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हमें उसी चीज़ से बेनिफिट मिल रहा है। और पिछले सारे क्लिप्स में जो करप्ट हो गए, उन सारे क्लिप्स में मैंने ऑब्जेक्टिफिकेशन के बारे में बात बहुत ज़्यादा कर ली थी, पर मैंने ऑब्जेक्टिफिकेशन को डिफाइन नहीं किया था। ये ऑब्जेक्टिफिकेशन होता क्या है? अगर आपको समझना है कि ऑब्जेक्टिफिकेशन क्या होता है, तो उसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, आप उस इंसान को देखो और आप ये सोचो कि आपके दिमाग में उस इंसान को देख करके क्या ख्याल आ रहा है, कि इंसान क्या है, इस इंसान की इंडिविजुअलिटी क्या है, इस इंसान का नेचर कैसा है, क्या ये मेरे लिए कंपैटिबल है कि नहीं है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर उस इंसान को देख करके आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इंसान मेरे लिए क्या कर सकता है। और जब हम बात करते हैं ना ऑब्जेक्टिफिकेशन की, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल्स ऑब्जेक्टिफाई होती हैं, मेल्स भी ऑब्जेक्टिफाई होते हैं इन द नेम ऑफ बीइंग अ प्रोवाइडर। जब हमारी सोसाइटी किसी एम्प्लॉयड इंसान को, रिच सक्सेसफुल इंसान को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है, और उसी के उलट जब एक अनएम्प्लॉयड इंसान को डिसरिस्पेक्ट करती है, उसको कुछ समझती नहीं है, तो मतलब कि सोसाइटी मेल्स को भी ऑब्जेक्टिफाई कर रही है, दैट यू आर अ प्रोवाइडर, यू आर अ प्रोटेक्टर, तुम्हारा ये काम है। जब आप ये बता रहे हो किसी को कि तुम्हारा ये काम है, इट मीन्स यू आर ऑब्जेक्टिफाइंग दैट पर्सन। और ऑब्जेक्टिफिकेशन किस चीज़ पे हो रहा है? ऑब्जेक्टिफिकेशन फेस वैल्यू पे, अपीयरेंस पे, फर्टिलिटी पे, यूथ पे, ब्यूटी पे, मैरिजेबिलिटी पे, इन्हीं सब चीज़ों पे तो हो रहा है। तो एक बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट है ऑब्जेक्टिफिकेशन की। जब भी कोई 370 रुपए की बिरयानी के बदले आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, दैट पर्सन इज ऑब्जेक्टिफाइंग द अदर पर्सन। जब कोई 6,000 रुपये का जोक मार रहा है, तो मतलब कि दैट पर्सन इज ऑब्जेक्टिफाइंग द वुमन ऑफ दैट कंट्री। जब एक पार्लर वाली आंटी पूरे रील्स में, शॉर्ट्स में अपनी ब्राइड्स को, अपनी मॉडल्स को इस एंगल से शोकेस कर रही है, मतलब कि एक औरत को ऑब्जेक्टिफाई कर रही है, एक औरत दुल्हन को ऑब्जेक्टिफाई कर रही है। अपनी ब्राइड से वो पैसे तो ले ही रही है, अपने ब्राइड के ऑब्जेक्टिफिकेशन से वो पैसे कमा रही है, जैसे कि वो डायरेक्टर कमा रहे हैं एक हीरोइन के ऑब्जेक्टिफिकेशन से। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज like this video and subscribe to this channel. I'll see you in my next. Okay, bye.